सो हमारा थर्ड केस है जब स्लिपिंग और स्कीडिंग हो रहा हो. सो आवर थर्ड केस इज केस ऑफ, this is the third case of combined translation and rotational motion. This is the third case of combined translation and rotational motion. We call it case of slipping and skidding. Slipping और skidding. इसका मतलब क्या होता है? स्लिपिंग और स्कीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, स्किड का मतलब होता है, स्कीडिंग का मतलब होता है कि VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भाग रहा है आगे. VCM इज ग्रेटर देन ओमेगा. और स्लिपिंग का मतलब होता है, स्लिपिंग का मतलब होता है VCM इज लेस देन ओमेगा. समझो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर का पहिया कीचड़ में धंस गया है. एक ट्रैक्टर का पहिया, व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर, व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर और ए व्हीकल इनसाइड मड. मड तो क्या होता है बताओ? तो अगर ये मड के अंदर ये पहिया अगर धंस गया है तो क्या होता है? तुमने देखा होगा ये घूमता बहुत ज्यादा है, चलता बहुत कम है. ये घूमता ज्यादा है. तुम यहां क्या देखते हो कि ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी. तो क्या होता है बताओ? इस पॉइंट की स्पीड, नेट स्पीड क्या होगी? पीछे इस पॉइंट की नेट स्पीड क्या होगी? बैकवर्ड होगी, क्योंकि ओमेगा आर ज्यादा है और VCM कम है. सो ओमेगा आर ज्यादा, VCM कम. तो इस पॉइंट की स्पीड पीछे की तरफ है. किसके इक्वल है? ओमेगा आर माइनस VCM. तो यहां पे फ्रिक्शन ऐड करेगा किधर? आगे की तरफ करेगा ना. और ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा. क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली इन दोनों में मोशन हो रहा है. Q तो रेस्ट पे है, Q तो रेस्ट पे है, लेकिन P की स्पीड पीछे है. तो एक्चुअली में ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. इसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू. तो फ्रिक्शन यहां कोई दिक्कत नहीं है. एग्रीड? जबकि यहां क्या होता है? ये तो ट्रैक्टर का केस है, व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर इनसाइड ए मड. अगर कोई कार बहुत तेज स्पीड में आ रही है, और कोई कार बहुत तेज स्पीड में आ रही है और वेट रोड है, गीला रोड है, वो सडनली ब्रेक लगाती है तो क्या होता है? रोटेशन स्टॉप हो जाता है, बट वो ट्रांसलेशन तब भी मेंटेन रहता है. उसको बोलते हैं स्कीडिंग. तो होता क्या है? ए फास्ट मूविंग कार सडनली अप्लाइज ब्रेक्स. तो क्या होता है? उसका रोटेशन स्टॉप हो जाता है. ब्रेक क्या करता है? रोटेशन स्टॉप करता है. ब्रेक कहां लगा होता है? उसके साइड में लगा होता है, पहिए के साइड में. वो रोटेशन को स्टॉप कर देता है. तो इस केस में VCM होता है ग्रेटर देन ओमेगा आर, यानी इस पॉइंट की नेट स्पीड हो जाएगी, पॉइंट P की नेट स्पीड क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड, VCM माइनस ओमेगा आर. इसीलिए इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐड करेगा बैकवर्ड. ये भी क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू के इंटू एन. क्योंकि पॉइंट Q जो ग्राउंड का वो रेस्ट पे है और ये इधर है. तो स्कीडिंग इसको बोलते हैं स्लिप करना, पहिए का स्लिप करना. इसको बोलते हैं पहिए का स्किड करना. गाड़ी स्किड कर गई, हम क्या बोलेंगे? गाड़ी स्किड कर गई. एग्रीड? अब समझो, यहां दो तीन चीजें बड़ी ये हैं. ये पहली बात, फ्रिक्शन काइनेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है. पहली फ्रिक्शन काइनेटिक होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बड़ा सिंपल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज वी. इफ स्लिपिंग स्टार्ट्स, दिस इज म्यू के इनटू एन. सेकंड थिंग जो होती है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है. दिस काइनेटिक फ्रिक्शन डज वर्क, क्योंकि यहां रबिंग हो रही है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे नहीं है, यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन रेस्ट पे नहीं है. तो यहां बताओ, फ्रिक्शन सामने ऐड कर रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वेलोसिटी पीछे है. इसका वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव. यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P इज राइटवर्ड एंड फ्रिक्शन इज लेफ्टवर्ड. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, नॉट जीरो. फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है, इसीलिए आप यहां प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं. देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नॉट एप्लीकेबल.
सही है। तीसरा, द नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड अल्फा, ACM एंड अल्फा आर नॉट रिलेटेड, they are independent। समझ रहे हैं इसका मतलब? आप यहां पे ए और अल्फा में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहा है, ये रब कर रहा है। बिकॉज ये रब कर रहा है, इसकी जो एक्सीलरेशन होगी, इसकी जो एक्सीलरेशन यहां होगी, ये फ्रिक्शन क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा ना। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। और इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या करेगा बताओ? ओमेगा को घटाएगा ना। बताओ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा, और ये जो टॉर्क है ये ओमेगा को घटाएगा ना। यानी जो कम था उसको तुम बढ़ा रहे हो, और जो ज्यादा था उसको तुम घटा रहे हो। यहां क्या करेगा बताओ? ये फोर्स क्या करेगा? ये इस फोर्स का एक्सीलरेशन क्या करेगा बताओ? सेंटर ऑफ मास के स्पीड को क्या करेगा? घटाएगा। सेंटर ऑफ मास का स्पीड है फॉरवर्ड, सेंटर ऑफ मास का स्पीड है फॉरवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स है बैकवर्ड। ये स्पीड को घटाएगा, और इसका जो टॉर्क होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क, ये ओमेगा को बढ़ाएगा। तो यहां क्या करेगा? जो समझो, जो ज्यादा है उसको कम कर रहा है, जो कम है उसको ज्यादा कर रहा है। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? जो ज्यादा है उसको कम कर रहा है, जो कम है उसको ज्यादा कर रहा है। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? जो ज्यादा है उसको कम कर रहा है, जो कम है उसको ज्यादा कर रहा है। कब तक करेगा? कब तक करेगा? तब तक जब तक ऐसा वेलोसिटी ना आ जाए। यहां पर देखो, ये था v, यहां पर ये था ओमेगा आर, और ये था VCM। स्टार्टिंग में ओमेगा आर ज्यादा था। ये क्या कर रहा है? फ्रिक्शन एक फोर्स देगा जो इसको बढ़ाएगा, और फ्रिक्शन एक टॉर्क देगा जो इसको घटाएगा। तब तक करेगा जब तक ऐसा वैल्यू ना आ जाए कि ओमेगा घटते घटते और v बढ़ते बढ़ते अगर ऐसा हो जाए, VCM इक्वल टू ओमेगा आर, यानी रोलिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फ्रिक्शन वैनिश कर जाएगा। यहां पे भी क्या करेगा? ये फ्रिक्शन क्या करेगा बताओ? यहां पर क्या था? सेकंड केस में कौन ज्यादा था? VCM कम था। यहां VCM ज्यादा था, और यहां पर ओमेगा आर कम था। ये क्या करेगा? फ्रिक्शन, इसका एक फोर्स होगा जो VCM को डिक्रीज करेगा, इसका एक टॉर्क होगा जो ओमेगा को इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा? जिस समय VCM की नई वैल्यू VCM डैश और ओमेगा की नई वैल्यू ओमेगा डैश आर, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, उसके बाद रोलिंग आ जाएगा, फ्रिक्शन की जरूरत खत्म हो जाएगी, उसके बाद फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। अभी उसको देखेंगे कैसे होगा। तो याद रखना, ACM एंड अल्फा आर नॉट रिलेटेड, दे आर इंडिपेंडेंट। तो यहां तुम ये नहीं लिख सकते ACM माइनस अल्फा आर इज जीरो, क्योंकि ACM माइनस अल्फा आर जीरो कब होता था? जब बॉटम मोस्ट पॉइंट में हम स्लिपिंग की कंडीशन को कहते हैं नो स्लिपिंग हो रहा है। यहां स्लिपिंग हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कितना भी तेज चल सकता है। एग्रीड? हाँ। टायर को टायर अगर कीचड़ में है तो ये फंस गया है। ये कीचड़ है ना, ये कीचड़ है ना। कीचड़ का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है। कुछ देर बाद ये व्हीकल यहां पहुंच जाएगा और कीचड़ ऐसा बन जाएगा। ठीक है? और वैसे मैं बोल रहा हूं ओमेगा आर इज मोर देन VCM, तो VCM जीरो भी अगर है तो भी ओमेगा इन जनरल ओमेगा आर जब भी ग्रेटर देन VCM होगा स्लिपिंग बोलेंगे, चाहे ये जीरो हो या नॉन जीरो हो। तो तुम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हो, तुम यहां ACM और अल्फा नहीं लगा। अब मैं इसको इलस्ट्रेट करूंगा तो तुम ज्यादा समझ पाओगे क्या होता है। ठीक है, चलो। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, जब मैं तुमको इस पूरे प्रोसेस को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास, कल वाली क्लास में, तुम्हें इसका एक दूसरा मेथड बताऊंगा। और फिर कोई मुझसे कहेगा इस सर जब इतना आसान मेथड था आपने ये मेथड क्यों बताया? तो याद रखना, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप किसी भी चीज को
छोड़िए मत, दो चीजें जानिए, दो चीजों में बेहतर कौन है वो अलग बात है, बट जानिए दोनों को, क्योंकि फिजिक्स है, कंसेप्ट है, कहां से क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। करें, मिटाएं इसको। So what I am going to take is, हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया है और वो क्वेश्चन ये है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया इस तरह से। क्वेश्चन क्या है, ये एक रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है, ठीक है, ये जो है एक रफ सरफेस इस टाइप से है, दिस इज ए वेरी रफ सरफेस। यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, काइनेटिक स्टैटिक दोनों सेम मान सकते हो, म्यू के, हालांकि म्यू के है। हमने क्या किया, एक बॉल को इसके ऊपर थ्रो किया इस तरह से, ध्यान देना, मैंने किसी भी चीज को, मैं भी इसका नाम नहीं दे रहा हूं, अभी मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूं, ये डिस्क है, हॉलो स्फेयर, ये दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको एक स्पीड दे दिया, इसकी सेंट्रल मास जो एक स्पीड दे दिया v नॉट, और इसको एक रोटेशन में दे दिया ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को मैंने दिया है v नॉट बाई 2r, r क्या है, इसकी रेडियस है। इसको क्या मान लें, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो इसको मैं एक सॉलिड स्फीयर मान रहा हूं, मैं इसको एक सॉलिड स्फीयर मान रहा हूं, या सॉलिड सिलेंडर मान रहा हूं, या सॉलिड डिस्क मान रहा हूं, चलो इसको एक मैं डिस्क मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले होगा क्या, हमको ये बताना है कितने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा, उसमें इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको घिसेगा, क्या इसको घिसते हुए जाएगा, रगड़ते हुए जाएगा, क्यों इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पॉइंट क्यू तो रेस्ट पे है, पॉइंट पी की नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, पॉइंट पी की नेट वेलोसिटी फॉरवर्ड, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे एक वेलोसिटी होगा v नॉट फॉरवर्ड और ओमेगा नॉट इंटू आर, यानी v नॉट बाई 2 बैकवर्ड, ठीक है ना। तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जो है होगी v नॉट माइनस v नॉट बाई 2, ओमेगा इंटू आर मींस v नॉट बाई 2, सो नेट वेलोसिटी इज v नॉट फॉरवर्ड। सो यहां एक फ्रिक्शन ऐड करेगा ऐसे करके, यहां एक फ्रिक्शन ऐड करेगा इस तरह से, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एफ के, जिसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और वो फिक्स वैल्यू कितनी है, दैट एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम। एग्रीड, ठीक है। एन की वैल्यू तुम जानते हो कितना है, एम जी नॉर्मल कैंसिल, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू जी, इसको मैं लिख देता हूं म्यू के इंटू एम जी। तो चलो मैं इसके दो चीजें निकाल रहा हूं, कौन कौन सा, पहला मैं इसका ट्रांसलेशनल मोशन देख रहा हूं, ये बताओ फर्स्ट, एफ इज इक्वल टू एम ए, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज इट इक्वल टू माइनस एफ के बाई एम, मीन्स माइनस एफ के बाई एम मीन्स कितना, माइनस म्यू के एम जी बाई एम, सही है। सही है जी। इज दिस द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्यों है पहले सो बताओ, क्योंकि इसकी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी थी फॉरवर्ड, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी थी फॉरवर्ड, इसकी नेट वेलोसिटी थी फॉरवर्ड, कितनी थी, v नॉट बाई 2 स्टार्टिंग में। तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा ना, फ्रिक्शन क्या करता है, पॉइंट P और Q में जो मोशन हो रहा है, रबिंग हो रहा है, उसको अपोज करेगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी को इधर करेगा। तो ये वेलोसिटी के अपोजिट है, क्या ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है ना, तो ये क्या देगा, रिटार्डेशन देगा ना।
बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। तुमने किसको एक वेलोसिटी दिया, इसको ओमेगा दिया, तुमने इस पॉइंट का वेलोसिटी चेक किया, पॉइंट क्यू तो रेस्ट पर है और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी राइट है, यानी फ्रिक्शन यहाँ ऐड करोगे लेफ्ट। तो क्यू के रेस्पेक्ट में पी राइट चल रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए ग्राउंड इसको फ्रिक्शन लगाएगा लेफ्ट। उसकी वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले केस में थी फ्रिक्शन बहुत बड़ा चीज होता था, यहाँ फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है म्यू के इनटू नॉर्मल, तो इसकी एक्सीलरेशन निकल गई। और बिकॉज ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज फंक्शन ऑफ टाइम, u सेंटर ऑफ मास एज फंक्शन ऑफ टाइम प्लस a सेंटर ऑफ मास इनटू t लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन। कितनी हो जाएगी बताओ, v नॉट माइनस म्यू के gt। क्या देखो समय के साथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घट रही है, क्या समय के साथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घट रही है, बोलो घट रही है ना? घटनी चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा है उसको नीचे आना होगा, जो कम उसको ऊपर जाना होगा। अभी बताऊंगा और क्या क्या होता है इसमें। सेकेंड, अब मैं ले रहा हूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब बताओ mg का टॉर्क 0, मैंने शो नहीं किया है डायग्राम में क्लैरिटी के लिए। mg इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उनका टॉर्क 0। तो किसका टॉर्क बच गया, फ्रिक्शन का ना। और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा बताओ, Fk इंटू रेडियस इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। सही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा, Fk इंटू आर इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। सही है, Fk का मतलब हो गया म्यू के mg इंटू आर, ICM का मतलब है mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। यहां हम ये नहीं लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर, ये कभी नहीं लिखेंगे। अल्फा इज नॉट इक्वल टू ACM बाय आर, याद रखना, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, फ्री है। इसको उससे मतलब नहीं, उसको इससे मतलब नहीं, कहीं कोई स्लिपिंग स्केटिंग प्रिवेंट करने के लिए आपस में कोई समझौता नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये कोई रिलेशन नहीं होता है इसमें। तो अल्फा सेपरेटली निकाल लिए, ए सेपरेटली निकाले और अल्फा, एम से एम कट गया, एक आर से एक आर कट गया, अल्फा कितना हो जाए बताओ, म्यू के जी 2 म्यू के जी बाय आर, ये ना। सही है, सही है। अब मुझे ये बताओ, इसको प्लस साइन ले कि माइनस साइन ले? ये जो टॉर्क आपका लग रहा है, ये जो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा है, देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क फ्रिक्शन का है वो उसको ऐसे घुमाना है, ओमेगा के डायरेक्शन में ना है। जो इनिशियल ओमेगा का डायरेक्शन है कैसे है, क्लॉकवाइज, वैसा ही टॉर्क भी है क्लॉकवाइज, तो ये तो प्लस साइन साथ होगा। तो यहां लिख देंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाए बताओ। इसका मतलब है कि ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाए बताओ। ओमेगा नॉट क्या दिया हुआ था, वी नॉट बाई 2r प्लस अल्फा टी, अल्फा टी का मतलब है 2 म्यू के जी बाय आर इंटू टी। सही है, बताइए। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है किसी को तो बताओ यहां तक में। सही है जी, मैंने ACM अलग निकाल लिया, एक ही फ्रिक्शन है, एक ही फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसका एक फोर्स है, उसका एक टॉर्क है। मैंने उससे इस फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन निकाला, उससे v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दिया, इसकी वजह से टॉर्क निकाला, अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद मैंने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डाल दिया। ये दो इक्वेशन बना लिए। अब मुझे ये बताओ,
ये समय के साथ घटता जा रहा है, ये समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जिस समय VCM की वैल्यू ओमेगा इंटू आर के बराबर हो जाएगी, उसके बाद रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट पर समझो, अगर कुछ देर के बाद ऐसा हो जाए कि इसकी स्पीड हो जाए v और ये हो जाए ओमेगा, सच दैट VCM माइनस ओमेगा आर हो जाए 0, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट Q और इस पॉइंट P के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो गया? 0। अगर VCM माइनस ओमेगा आर हो जाएगा 0, तो VCM इधर और ओमेगा आर इधर, अगर ये दोनों हो जाए इक्वल, तो ये पॉइंट आ गया रेस्ट पे, और ये तो रेस्ट पे पहले से है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? खत्म। इट कम्स इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। प्योर रोलिंग जैसे ही v की वैल्यू घटते घटते और ओमेगा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी कि VCM, उस इंस्टेंट पे VCM और ओमेगा आर इक्वल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी यहाँ की स्पीड 0, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे रोलिंग स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन वैनिश, उसके बाद फ्रिक्शन 0 हो जाएगा और हमेशा के लिए 0 ही रहेगा। उसके बाद फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन कभी नहीं ऐड करे, क्योंकि उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? एग्रीड? तो तीसरा स्टेप, रोलिंग स्टार्ट्स व्हेन, कब रोलिंग कब स्टार्ट होता है? जब VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। तो VCM एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना था बताओ? V0 माइनस म्यू के GT, ओमेगा इंटू आर फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम इंटू आर, कितना हो जाए बताओ? V0 बाई 2 प्लस 2 म्यू के GT। एग्रीड? मैंने VCM को यहां लिख दिया किसी टाइम पर, ओमेगा को यहां लिख दिया इस टाइम पर, कितना आ गया बताओ? यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 3 म्यू के GT, 3 म्यू के GT इज इक्वल टू V0 बाई 2। एग्रीड? यहां से आ गया म्यू के GT इज इक्वल टू V0 बाई 6। तो अब समझो, अब तो क्या क्या निकलेगा? पहला चीज, जब प्योर रोलिंग होगा तो स्पीड कितनी होगी? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? तो क्या करोगे बताओ? जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? तो यहां डाल दो म्यू के GT की वैल्यू, कितना? V0 बाय, यहां म्यू के GT है ना, इसकी वैल्यू क्या डाल दोगे? V0 बाई 6, कितना आ जाएगा? 5 V0 बाई 6। तो समझ लो, वंस देयरफॉर तो क्या क्या लिख सकते हैं? यहां तक कोई डाउट है? पहले सो बताओ। देयरफॉर वंस रोलिंग स्टार्ट्स, हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर वंस रोलिंग स्टार्ट्स, या यहीं पे हम डाल देते हैं VCM की वैल्यू आ जाएगी, हम यहां डाल देंगे म्यू के GT का कंबाइंड वैल्यू कितना? V0 बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा? 5 V0 बाई 6 होगा। या चाहो तो ओमेगा निकाल सकते हो, यहां पे डाल दो म्यू के GT का वैल्यू, या यहां इसको सीधे क्या करो, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 V0 बाई 6R हो जाएगा। हो जाएगा ना? कितने टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट होगा? कितने टाइम के बाद रोलिंग स्टार्ट होगा, वो कैसे निकालोगे? कितने टाइम के बाद रोलिंग, टाइम की कौन से टाइम पे हो रहा है? V0 बाय 6 म्यू के जी। किस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हुआ है सो बताओ, यहां देख लो।
वी नॉट बाय किस टाइम पे रोलिंग स्टार्ट हुआ बताओ? वी नॉट बाय 6 म्यू के जी, सही है? इतने टाइम बाद स्टार्ट हुआ है, इस स्पीड पे पहुंचा। अच्छा मान लो मैं तुम्हें जानना चाहता हूं इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी? वी नॉट थी ना? जब रोलिंग स्टार्ट हो गया तब वेलोसिटी क्या थी? 5 तो एक समय बीच में कभी इसकी वेलोसिटी हुई होगी किसी मोमेंट पे, ड्यूरिंग इंटरमीडिएट टाइम कभी इसकी वेलोसिटी हुई होगी 11 वी नॉट बाई 12। क्यों ये जो है ये 12 बाई 12 वी नॉट, ये क्या है? 12 बाई 12 वी नॉट है ना? वी नॉट ये वेलोसिटी क्या है बताओ? 12 बाई 12 वी नॉट। ये कितना है? 10 बाई 12 वी नॉट है ना? तो कहीं 11 बाई 12 हुआ होगा ना? हम जानना चाहते हैं जिस समय इसकी वेलोसिटी किसी इंटरमीडिएट पॉइंट में, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां रोलिंग स्टार्ट हो गया, यहां से यहां तक वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। जिस समय इसकी वेलोसिटी 11 बाई 12 वी नॉट थी उस समय इसकी ओमेगा कितनी थी? जिस समय इसकी वेलोसिटी 11 बाई 12 वी नॉट थी उस समय इसकी ओमेगा कितनी थी? तो क्या करेंगे हम? इसको इक्वेट कर देंगे किससे? इसको इक्वेट कर देंगे किससे? 11 वी नॉट बाई 12 से। तो हमको ये निकल जाएगा ना, और हम यहां पे डाल दें 11 वी नॉट बाई 12 तो ये निकल जाएगा ना, टाइम निकल जाएगा ना उस समय। यस सर। और वो टाइम अगर हम यहां डाल देंगे ओमेगा निकल जाएगा ना। जैसे मुझे अगर पूछा गया कि जिस समय वेलोसिटी इतनी होगी उसमें ओमेगा कितनी होगी, तो दोनों में एक चीज, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है। कौन है? टाइम। तो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेट कर देता हूं 11 वी नॉट बाई 12 से। मैं इसको इक्वेट कर देता हूं 11 वी नॉट बाई 12 से। यहां से आएगा म्यू के जी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई 12 आएगा। सही है ना? और मैं इस वैल्यू को यहां डाल दूं तो मेरा उस इंस्टेंट पे ओमेगा भी चलाएगा। चलो मैं इसको फिर से रिकैप कर रहा हूं, मैं उसके बाद दूसरा इलस्ट्रेशन लूंगा। मैं एक बार इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको वी नॉट दिया था याद रखना, इसको वी नॉट बाई, इसकी स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, क्योंकि मुझे यही डायग्राम फिर से बनाना है, कोई डेटा वेटा इधर नहीं चाहिए। वी नॉट बाई 2r दिया था, ठीक है, और ये था इतना, मिटाओ। देखो मैंने कहा था कि हमने एक बॉल को ऐसे करके थ्रो किया था, इसको एक स्पीड दी थी वी नॉट, इसको स्पीड दी थी ओमेगा नॉट, जिसकी वैल्यू थी वी नॉट बाई 2r। यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां इसकी स्पीड हो गई थी फाइनली जब रोलिंग स्टार्ट हो गया था, रोलिंग स्टार्ट्स, इसकी वेलोसिटी आई थी 5 वी नॉट बाय 6 और इसकी ओमेगा आई थी 5 वी नॉट बाय 6r। हमने देखा था कि हमारा VCM एज फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोलिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रोलिंग, जब तक स्किड हो रहा है उस दौरान t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू t तक, ये t इक्वल टू 0 पर था और ये t इक्वल टू वी नॉट बाय 6 म्यू के जी टी,
म्यू के जी, ये था ना। VCM एज फंक्शन ऑफ टाइम था हमारा V नॉट माइनस क्या था, म्यू के जीटी, यही था ना। और ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम था ओमेगा नॉट का मतलब V नॉट बाई 2R प्लस कितना आया था 2 म्यू के जीटी था बाय R, ये था क्या 2 म्यू के जी बाय R इंटू टी। ठीक है ना। सही है जी। फ्रिक्शन ऐड कर रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, जब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हो क्या रहा है, जब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि हो क्या रहा था। देखो हम दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। VCM प्लॉट कर रहे हैं, VCM का ग्राफ, VCM t इक्वल टू 0 पे VCM कितना था V नॉट, t इक्वल टू 0 पे VCM थी V नॉट, और ये घट रही थी ऐसे करके। किस ग्राफ में, इसमें V नॉट माइनस म्यू के GT, समझ रहे हो कि नहीं। ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये VCM का ग्राफ है, सही है। देखो तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप टाइम के साथ, सही है। अब मैं ओमेगा इंटू आर, ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम इंटू आर, ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम को मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये कितना है V नॉट बाई 2 प्लस 2 म्यू के GT, सही है। अगर मैं ओमेगा आर को प्लॉट करूं तो क्या आएगा, ओमेगा आर की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर V नॉट बाई 2 थी, ओमेगा आर की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे देखो ओमेगा नॉट इंटू आर, ओमेगा इंटू आर की वैल्यू V नॉट बाई 2 से स्टार्ट हुई और बढ़ रही थी और इसकी स्लोप ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, इसकी स्लोप क्या है माइनस म्यू के जी, इसकी कितनी है 2 म्यू के जी, पॉजिटिव स्लोप है, सही है ना। तो ये ऐसे ग्राफ बनता, एक्सपेक्टेड ग्राफ, कि ओमेगा इंटू आर की वैल्यू समय के साथ बढ़ती और VCM की वैल्यू समय के साथ घटती। लेकिन जैसे ये दोनों ग्राफ यहां मीट करेगा, जैसे ये दोनों ग्राफ यहां मीट करेगा, उसके बाद फ्रिक्शन वैनिश हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो है सो मेंटेन रह जाएगा हमेशा के, ना फोर्स लगेगा उसके बाद, ना टॉर्क लगेगा। एग्रीड। ये जो टाइम तुम्हारा निकल रहा है, ये निकल रहा है V नॉट बाय 6 म्यू के जी, जो हम निकाल चुके थे। इस समय तुम देखोगे दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है, VCM और ओमेगा और दोनों इक्वल हो रही है। कितनी हो रही है 5 V नॉट बाय 6 R। एग्रीड। हाँ 6, ठीक है। अब तुम ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं, टाइम निकल गया, रोलिंग स्टार्ट हुआ तो स्पीड निकल गया, मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दिस होल केस, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस पूरे प्रोसेस में वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन। mg वर्क कर नहीं रहा है, mg वर्क कर नहीं रहा है, नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा है, कौन वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन। एग्रीड ना। तो जितना भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन के कारण है, याद रखना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल का मतलब है हाफ m 5 V नॉट बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ICM कितना था बताओ,
एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू फाइनल को लिख सकते हैं, हाँ फाइनल को लिख सकते हैं, करेक्ट, माइनस ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इस स्टेट में? हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, सही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम V0 स्क्वायर प्लस हाफ ICM MR स्क्वायर बाय 2, ओमेगा कितना था? V0 बाय 2R का होल स्क्वायर, एग्रीड। ये नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा वही बता रहा हूं, ये पूरा चीज नेगेटिव आएगा, नेट वर्क डन 0 नेगेटिव आएगा। लेकिन यहां एक बड़ी खास बात है, आप देखो इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया है, बढ़ा है ना, लीनियर वेलोसिटी घट गया है। यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ट्रांसलेशनल मोशन इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ट्रांसलेशनल मोशन इज नेगेटिव, एग्रीड। and work done by the friction due to its torque on the rotational motion is positive, but negative has more magnitude. या तो हम यहां डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या हम इसको ये लिख सकते हैं, देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हाफ एम 5 V0 बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। ये क्या बता रहा है बताओ? दिस माइनस दिस द वर्क डन ऑन द ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है? चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक ना, ये क्या है? चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक ना, ये आएगा नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज अपोजिंग द ट्रांसलेशनल मोशन एंड सपोर्टिंग द रोटेशनल मोशन। और जो दूसरा टर्म आएगा हाफ MR स्क्वायर बाय 2 ICM ओमेगा फाइनल V0 बाय 2R, सॉरी ओमेगा इनिशियल 5 V0 बाय 6R का होल स्क्वायर माइनस V0 बाय 2R का होल स्क्वायर, सही ना? ये आएगा पॉजिटिव, बताओ। ये आएगा पॉजिटिव, आएगा जी। तुमसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ट्रांसलेशनल मोशन, तो सिर्फ ये लोगे, हाफ एम VCM स्क्वायर माइनस UCM स्क्वायर। व्हाट इज द वर्क डन ऑन रोटेशनल, हाफ एम ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। व्हाट इज द वर्क डन टोटल, दोनों का सम। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बट इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगी। नेट वर्क डन क्या आएगा? और सिर्फ नेट वर्क डन पूछा है, और सिर्फ नेट वर्क डन पूछा है, सिंपल माइनस कर दो। नेट वर्क डन हमेशा ये नेगेटिव आता है, एग्रीड। सही है। दूसरा क्वेश्चन ले। इसमें क्या था? VCM ज्यादा था ना, अब एक में ओमेगा ले लेते हैं ज्यादा। अब तुम ही, अच्छा एक काम करते हैं, एक कोई क्वेश्चन वर्कबुक से उठा लेते हैं, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा
चाहिए सो तो कर ही लोगे, तो कुछ है नहीं। चलो इसको, चलो मुझे एक चीज बताओ, इसको क्या माने, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्या माने बोलो। क्या माने इसको, सॉलिड। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर लेना है। चलो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तुम इसको वेलोसिटी दो, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो मत दो। सिर्फ तुम चाहो तो सिर्फ रोटेट करके भी डाल सकते हो, चाहो तो सिर्फ ट्रांसलेट करके भी छोड़ सकते हो। उस केस में भी वी और ओमेगा आर मैच नहीं होता है। अगर एक जीरो है और एक नॉन जीरो है तो भी दे आर नॉट इक्वल। तो सिर्फ स्पीड देके छोड़ दो या सिर्फ उसको रोटेट करके ड्रॉप कर दो। रोटेट करके या तो स्पिन करके छोड़ दो, सिर्फ स्पिन करके बिना कोई वेलोसिटी दिए, या सिर्फ वेलोसिटी दे दो ओमेगा, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसको, वेलोसिटी दे कि नहीं दे। मान लो मैं इसको दे दिया वेलोसिटी वी नॉट, मैं इसको ओमेगा भी दे रहा हूं, ये जीरो भी कर सकता हूं, मैं पहले बता देता हूं। ओमेगा मैं दे रहा हूं मान लो 2 वी नॉट बाय आर। कौन ज्यादा है, वी या ओमेगा आर, कौन ज्यादा है, विच इज मोर, वी नॉट और ओमेगा नॉट आर, बताओ। ओमेगा नॉट आर ज्यादा है ना। इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, कितना होगा वी नॉट, और एक होगा ड्यू टू रोटेशनल, कितना होगा ओमेगा नॉट इंटू आर। ओमेगा नॉट इंटू आर का मतलब कितना है 2 वी नॉट। तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का क्या होगा, पीछे होगा। नेट वेलोसिटी इस पॉइंट का बैकवर्ड होगा। सो बिकॉज इसकी नेट वेलोसिटी बैकवर्ड है, इसीलिए यहां फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐड करे वो फॉरवर्ड ऐड करेगा, और ये काइनेटिक होगा। एग्रीड, सब कुछ वही जो लास्ट केस में किए थे। ठीक, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको इधर एक्सेलरेट करेगा। ACM कितना हो जाएगा बताओ, FK बाय M, यानी म्यू के mg बाय m, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू के जी। सही है। और इसका टॉर्क किधर होगा, इसका टॉर्क किधर होगा, सेंटर मास व्हाट इज फ्रिक्शन का टॉर्क किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये इस तरह से टॉर्क लगाएगा, लिख देंगे FK, FK का मतलब है म्यू के इंटू एम जी, म्यू के इंटू एम जी इंटू आर, दिस इज द टॉर्क। म्यू के इंटू एम जी, ये है म्यू के इंटू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू, स्फेयर है तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 म्यू के जी बाय 2r। एग्रीड। तो क्या लिख देंगे बताओ, बिकॉज ये क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है ना, तो यहां माइनस साइन देंगे ना। क्यों देंगे, देखो ये ज्यादा था, बिकॉज ओमेगा आर ज्यादा था, इसको घटाना है, और ये कमजोर था, इसको बढ़ाना है। तो समझो इसका जो फोर्स है, ये यहां पे क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन को बढ़ाएगा और रोटेशनल मोशन को घटाएगा। या यूं कहो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ट्रांसलेशनल मोशन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द रोटेशनल मोशन इज नेगेटिव। एग्रीड। हम लिख रहे हैं VCM इज इक्वल टू UCM V नॉट प्लस म्यू के GT, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। हम अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हैं और इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 2 V नॉट बाय आर, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। सही है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था क्लॉकवाइज और तुम्हारा टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा है एंटी क्लॉक। क्या करोगे जब रोलिंग स्टार्ट होगा तो क्या करोगे,
रोलिंग का मतलब है VCM becomes equal to omega r. You would get V naught plus mu k GT is equal to omega r means 2 V naught minus 5 mu k GT by 2. यहां से इस साइड ले आओ, हो जाएगा V naught is equal to 7 mu k GT by 2. Agreed? यहां से आ जाएगा mu k GT is equal to 2 V naught by 7. अब डाल दो, इसका मतलब VCM कितना आएगा? Once rolling starts, once rolling starts, फ्रिक्शन बिकम 0. टाइम इज इक्वल टू, कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगा? 2 V naught बाय 7 म्यू के जी. और उस समय स्पीड क्या होगी और ओमेगा क्या, कोई भी निकाल लो, तो ये होता है V बाय आर और ये V हो जाएगा. देखो यहां हम क्या करते हैं, म्यू के जी डी वैल्यू यहां डाल देते हैं. कितना आ जाएगा? 9 बाय 7 आएगा. ये हो जाएगा 9 बाय 7, ये हो जाएगा 9 बाय 7, 9 बाय 7 V naught. एग्रीड? और ये हो जाएगा 9 बाय 7 V naught बाय आर. इसको डिवाइड कर दे आर से तो ओमेगा निकल जाएगा, क्योंकि रोलिंग स्टार्ट. यहां तुम अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा? देखो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. यहां पर VCM बढ़ रहा था. कहां से? VCM का स्टार्टिंग वैल्यू था V naught और ये बढ़ रहा था. ओमेगा इंटू आर का वैल्यू था 2 V naught और यहां से घट रहा था. समझ रहे हो ना? ये है VCM जिसकी वैल्यू थी V naught और बढ़ रही थी. ये है ओमेगा इंटू आर का वैल्यू जो स्टार्टिंग में कुछ थी और वो घट रही थी, और यहां पे जाके दोनों हो गया इक्वल. किस टाइम पे? 2 V naught बाय 7 म्यू के जी. और ये जो वैल्यू है ये कॉमन दोनों की, ये हो जाएगा 9 बाय 7. होगी ना? सही है? अब मुझे ये बताओ, ये V naught था, यानी ये था 7 बाय 7 V naught, ये है 9 बाय 7 V naught. ये था 7 बाय 7 V naught, ये है 9 बाय 7 V naught. तो कभी एक वेलोसिटी हुआ होगा 8 बाय 7 V naught. किसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किसी टाइम t पर, यहां से यहां के बीच में किसी टाइम t पर हुआ होगा 8 V naught बाय 7. उसमें इसकी ओमेगा कितनी हुई होगी? तो क्या करोगे? इस VCM को की जगह क्या डाल दोगे? 8 V naught बाय 7. जिस समय VCM की वैल्यू कितनी थी? 8 V naught बाय 7. उसमें टाइम निकाल लोगे या म्यू के जीटी निकाल लोगे, और उसको अगर यहां डाल दोगे म्यू के जीटी, तो तुम्हारा ओमेगा भी उस टाइम पे निकल जाएगा. आएगा ना? Yes, sir. चलो एक और इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, वो थोड़ा अलग किस्म का है. ले ले. यहां वही चीज है, प्रोसेस सब में सेम ही है. प्रोसेस सब में सेम ही है. चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, चाहे साइंस का कोई भी टॉपिक हो, एक उसकी बड़ी एक अचरज वाली बात होती है, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है कि डीपर द कॉन्सेप्ट्स यू हैव, द स्मॉलर द स्टेप्स यू रिक्वायर. किसी बच्चे को अगर कहा जाता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10,
वो बच्चा 1+2 करता है, 3 करता है, फिर 3+3 करता है, 6 करता है, फिर वो 6+4 करता है, 10 करता है। जो वो बच्चा क्लास, ये सब वो काम कब करता है? जो वो क्लास 3 में होता है या 4 में होता है। जो क्लास 11th में जाता है तो उसको बताया जाता है कि 1+2+3+4+++ n इज n इंटू n+1/2। ठीक है ना? यानी वो इस चीज़ को एक स्टेप में कर सकता था उस समय भी, 4th क्लास में भी, बट उसको उसमें किसी ने कोई बताया नहीं तो उसने उतना मेहनत किया था। तो उसमें उस मेहनत का जो पर्पस था वो था, तो कहने का मतलब है जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, आपका डीपर कंसेप्ट बढ़ता है, आपके स्टेप्स छोटे होते जाते हैं। बट उस स्टेप्स को छोटा करने के लिए, उस स्टेप को छोटा करने के पहले आपको बहुत डीप में घुसना पड़ता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई डॉक्टर को हम लोग मतलब एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई रिनाउंड डॉक्टर है, और उस डॉक्टर को हम मतलब 1000 रुपये फी देते हैं, और वो डॉक्टर क्या करता है कि देखता है और एक पेन से लिख के दे देता है, और उससे आप ठीक भी हो जाते हो, उससे आप ठीक भी हो जाते हो। फिर हम लोग कहीं बैठे घर में सोचते हैं कि यार 1 मिनट में लिखा और 1000 रुपये ले लिया, 1 मिनट में लिखा, 1 मिनट में 1000 रुपये ले लिया। बट वो 1 मिनट में उस 1000 के लायक काम कर सकता है, उसके लिए उसने कितना लाइफ का टाइम, अप टू 40 ईयर्स वो पढ़ता रहेगा, वो उसकी प्राइस ले रहा है। कहने का मतलब है कि जब आपका लेवल बढ़ता है तो आपके स्टेप छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स में डीप घुसते जाओगे आपको वो मिलता जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रगल करके सॉल्व किए हो, बहुत मेहनत से, लंबे लंबे स्टेप्स पे, तब जब उसके छोटे स्टेप मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है और याद भी रहता है। जब बिना मेहनत किए पानी मिलता है तो पानी का टेस्ट नहीं आता है। या किसी को धूप में, कोई धूप में बहुत देर रहा है तब उसको छांव का अहमियत पता चलता है। खैर ये सब, अब देखो मैं एक चीज ले रहा हूं, मैं इसको आगे फेंक रहा हूं, और इधर घुमा रहा हूं, सही हो? मैं उसको इधर वेलोसिटी दे रहा हूं v0, मैं इसको इधर एक वेलोसिटी दे रहा हूं k v0, और मैं इसको इधर एक ओमेगा दे रहा हूं, ओमेगा नॉट इज v0/r। यहां k एक नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है, यानी ये वेलोसिटी v0 उससे कम है, और मैं इसको ग्राउंड पे छोड़ देता हूं। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता है? मैं एक बॉल को लेता हूं, इस बॉल को, मैं एक बॉल को लेता हूं और बॉल को जो है पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ फेंक देता हूं। हो सकता है ना? मैं एक बॉल को लूं, या मैं एक बॉल को इस तरह से भी कर सकता हूं, बता रहा हूं। बॉल देना थे, क्रिकेट बॉल या कोई बॉल, एक बॉल देना थे। जैसे मान लो मैं इस बॉल को इसके ऊपर डाल देता हूं और मैं इसको यहां से प्रेस कर रहा हूं, देखो ऐसे, मैं इसको यहां से प्रेस करता हूं ना, तो ये घूमता ऐसे है और चलता ऐसे है। कहने मतलब इसको ऐसे फेंक रहा हूं, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, इस तरफ फेंक रहा हूं। हो सकता है मैं इसको इस तरफ फेंक रहा हूं तो वेलोसिटी फॉरवर्ड, और ऐसे घुमा रहा हूं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी भी फॉरवर्ड ही है। मैं जानना चाहता हूं कि जब ये रोलिंग में आएगा तो क्या होगा। मैंने इसको k v0 एक वेलोसिटी दे दिया पीछे और ओमेगा दे दिया आगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो क्या होगा। क्या ये प्योर रोलिंग में है? नहीं है ना। अगर k की वैल्यू 1 भी है तो भी क्या ये प्योर रोलिंग में होता? अगर मान लीजिए v0 होता और ये v0/r होता तो क्या ये प्योर रोलिंग में होता? नहीं होता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल भी फॉरवर्ड है
ड्यू टू ट्रांसलेशनल भी इस डायरेक्शन में है और ड्यू टू रोटेशनल भी इसी डायरेक्शन में, ये तो कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। एग्रीड ना? तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भले v इक्वल टू ओमेगा आर का मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर होने का मतलब ही रोलिंग नहीं है। v इक्वल टू ओमेगा आर के साथ साथ यहां पे डायरेक्शन भी चाहिए थी अपोजिट। अगर ये k1 भी होता तो भी ये रोलिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि v नॉट इंटू आर, ओमेगा इंटू आर भी लेफ्टवर्ड ड्यू टू प्योरली रोटेशनल मोशन टेंजेंशियली लेफ्ट, और k v नॉट भी लेफ्टवर्ड प्लस लेफ्टवर्ड कैन नॉट बी जीरो। एनीवे यहां फ्रिक्शन ऐड करेगा किधर? राइट वर्ड। अब ये क्या करेगा? दोनों को घटाएगा, दोनों को घटाएगा ना। ये फ्रिक्शन, ये फोर्स क्या वेलोसिटी को घटाएगा, अपोज कर रहा है? क्या ये इसका टॉर्क इसको अपोज कर रहा है? दोनों को घटाएगा। इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, फ्लैशबैक में जाके फ्लैशबैक में बताऊंगा इसके साथ हुआ क्या था। अभी तो समझो ये है इसकी कहानी जो है, इसका पास्ट हिस्ट्री थोड़ी देर में बताऊंगा इसके साथ क्या हुआ था जो ये इस तरह चल रहा है। बट पहले ये समझो फ्रिक्शन आगे ले। अब यहाँ 3 केसेस होते हैं, यहाँ 3 चीजें पॉसिबल हैं। क्या क्या? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब ये रोलिंग में आएगा, पहले मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूं, बाद में मैं उसको सॉल्व करूंगा। यहां 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब ये रोलिंग में आएगा तो इस तरह से होगा, रोल करेगा, ये इधर जा रहा। सॉरी, एक पॉसिबिलिटी है कि जब ये रोल करेगा प्योर रोलिंग में, ये इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा। ये होगा प्योर रोलिंग का केस। दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये होगा प्योर रोलिंग का केस। और तीसरी पॉसिबिलिटी है ये रेस्ट पे आ जाएगा, कि चलेगा ही नहीं। तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदला। सही रहो, अगर ऐसा हुआ है, फाइनली अगर इस तरह से चल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदला। एग्रीड? लेकिन ओमेगा ने अपना डायरेक्शन बदल लिया, इधर था इधर चला गया। एग्रीड? तो एक ऐसा कोई मोमेंट आया होगा इसके और इसके बीच में, प्योर रोलिंग आने के पहले एक ऐसा कोई इंटरमीडिएट मोमेंट आया होगा जब ओमेगा वैनिश हो गया होगा। क्योंकि अगर किसी चीज को अपना डायरेक्शन बदलना है उसको जीरो क्रॉस करना पड़ेगा, होगा ना? अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब ओमेगा ने अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदला, लेकिन वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है ना। इसका मतलब इंटरमीडिएट में कभी एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब ये वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, बट ओमेगा उस समय कुछ बचा हुआ होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब है वेलोसिटी एक ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट आया होगा जहां पे, यहां देखो ओमेगा ने अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर लिया है, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो जीरो को क्रॉस किया होगा। यहां देखो वेलोसिटी लेफ्ट से क्या हो गया, राइट। यहां वेलोसिटी लेफ्ट था, फाइनली वेलोसिटी राइट है, तो कहीं तो जीरो हुआ होगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि ओमेगा और ये एक साथ वैनिश कर गया हो और वो कभी चले ही नहीं। एग्रीड?
हो सकता है ना, लास्ट में एक बार बता दीजिए। ये दोनों। मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका, घुमाया ऐसे, घुमाया मेरी तरफ, फेंका ऐसे, मैंने देखा कुछ दूर हो गया, फिर वापस आ गया मेरी तरफ रोल करता हुआ। मैंने इसको ऐसे फेंका है फॉरवर्ड, और उल्टा इस तरह घुमा के फेंका है। मैं जानता हूं कि मैं इसको इस तरह फेंकूं और इस तरह घुमा के फेंकूं, ऐसे मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं और ऐसे ही फेंकूं तो वो फॉरवर्ड ही जाएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं और उल्टा घुमाऊं तो हो सकता है कुछ दूर जाए और फिर वापस मेरे ही पास चले जाए। हो सकता है, हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, इन सब का एक स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप, एक स्टेप में बनेगा। बट उस स्टेप को लिखने के लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए और जितनी एक्सपर्टाइज चाहिए, उसको देने में क्लास लग जाएगा। इक्वेशन लिखोगे, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा एक स्टेप में। बट उस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो पहले लेनी होगी। जैसे तुम जितना डीपर जाते जाओगे, तुम्हारे मेथड्स इंटेलिजेंट बनते जाएंगे, मैथमेटिकल कम होगा और उसके आंसर्स बड़े फाइन और प्रेसाइज तुरंत निकलते हैं। बट उसकी एक्सपर्टाइज हम लेते जाएंगे। हम जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं सबको एक एक स्टेप में करेंगे कल के क्लास में, लेकिन आज के क्लास में क्या चीज क्या होगी? सर जी अगर केस बताने सारे केस कॉल पीछे आ जाएगी ना वापस? हाँ, यहाँ ना, यस सर। हाँ पीछे आ जाएगी बिल्कुल। तो चलो मैं ये केस ले लेता हूँ, क्योंकि ये केस तो तुम देख चुके हो। अभी तो जो भी केस ले रहे थे यही सब था ना। अभी जो भी केस ले रहे थे उस सब में क्या था? फाइनली रोलिंग इस डायरेक्शन हुआ था। वैसे हम ये केस भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी, तीनों ले सकते हैं। एग्रीड? चलिए मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बॉडी का नाम दे देता हूं डिस्क। एग्रीड? के की वैल्यू 1/2। डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हमारा स्क्वायर 2 होता है ना। तो 1/2 इसका बाउंड्री है। V0/2 दूंगा ना तो दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा, सब वैनिश हो जाएगा। 1/2 से ज्यादा दूंगा ये इधर रोल करेगा। फाइनली 1/2 से कम दूंगा वो उस साइड रोल करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क ले रहा हूं पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि सपोज इसको पीछे लाना है, पीछे लाना है। चूंकि मुझे इसको पीछे लाना है, मैं V0 की वैल्यू, मैं K की वैल्यू 1/3 ले रहा हूं। एग्रीड? ठीक? यानी मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसको V0/3 कर दे रहा हूं। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बना रहा हूं। चलो मैंने इसको V0/R दिया और इसको V0/3 दिया। एग्रीड? समझ रहे हो? मैंने एक डिस्क लिया, इस डिस्क को मैंने वेलोसिटी दिया पीछे की तरफ, ओमेगा दिया इस डायरेक्शन में। ये V0/R, ये V0/3 है। एग्रीड? फ्रिक्शन ऐड करेगा फॉरवर्ड की नहीं? बताओ। फ्रिक्शन करेगा ऐड फॉरवर्ड। तो चलो हम एक स्टेप में लिख दें कि अगर हम इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हम इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इमेजिन करो, और इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और रोटेशन इसको मान रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। एग्रीड? तो बताओ पहले क्या हम लिख दे एक स्टेप में सीधे, VCM इज इक्वल टू -V0/3 प्लस FK/m इंटू टी। हम चाहे तो FK को लिख सकते हैं μK इंटू mg लिख सकते हैं। एग्रीड? सेकेंड, जरा टॉर्क निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। तो टॉर्क कितना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? FK इंटू R। सही है? क्या टॉर्क सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट FK इंटू R है?
ICM कितना, डिस्क है ना, डिस्क है तो क्या लिख देंगे बताओ, mr² 2 इंटू अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया बताओ, एक आर तो कट गया, 2 टाइम्स ऑफ FK/mr, सही है, एग्रीड। सही है। Yes. तो बताओ ओमेगा को क्या लिख दे, माइनस V0/R, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव माने, सॉरी V0/R, V0/R माइनस अल्फा टी 2 FK/mr इंटू टी, एग्रीड। सही है। हम बोल रहे हैं फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी VCM, इसकी ये ओमेगा इंटू VCM/R। इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन कर इसी डायरेक्शन में होगी, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मान लेते हैं ये रोलिंग हो गई, एग्रीड। मान लेते हैं ये रोलिंग का कंडीशन है, या तो दोनों को रिवर्स कर दो, इसको भी पीछे इसको भी पीछे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। VCM माइनस ओमेगा आर यहां 0 आ गई, एग्रीड। तो क्या इक्वेशन सही है, स्टार्टिंग में माइनस V0/3 था, एक्सेलरेशन राइट था, एक्सेलरेशन राइट था और टाइम t था। यहां बताओ टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी, सही है। देखो यहां देखिए, सही है। क्या हम कह सकते हैं, अगर हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सही है, v इज इक्वल टू u माइनस प्लस एटी, सही है। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं, फाइनल ओमेगा को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इज नेगेटिव इंटू टी, सही है। Yes, sir. जब ये रोलिंग आएगा तो क्या लिख सकते हैं, VCM इज इक्वल टू ओमेगा, लिखते हैं, कितना आ जाएगा, VCM और ओमेगा खत्म हो जाएगा, इंप्लाइज VCM क्या लिख देंगे, माइनस V0/3 प्लस FK/m इंटू टी, माइनस V0/3 प्लस FK/m इंटू टी इज इक्वल टू V0/R, सॉरी V0 ओमेगा इंटू आर मीन्स क्या हो गया, V0 माइनस 2 FK/m इंटू टी, यहां से 3 FK/m इंटू टी कितना हो जाए बताओ, 3 टाइम्स ऑफ FK/m इंटू टी कितना हो जाए बताओ, 4 V0/3 होगा। सो FK इंटू T/m, यहां हम इसके पहले हम FK को डाल रहे थे म्यू के टाइम्स ऑफ m इंटू जी, वही चीज है, हम डायरेक्ट उसको FK डाल दिया है, ये हो जाएगा 4 V0/9। चलो यहां डाल दो, तो 4 V0/9 कितना आ रहा है, यहां डालो 4 V0/9, प्लस आ रहा है कि माइनस, यहां डालो इसको 4 V0/9, यहां डालोगे ना 4 V0/9, So plus आ रहा है. आ रहा है ना, इसमें VCM कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ, V0/9। जब यहां हम डालेंगे इसको 4 V0/9, ये माइनस 3 V0/9, माइनस 3 V0/9 प्लस 4 V0/9, V0/9 सही है, Yes, sir. आ गया ना, ये राइट जाता हुआ जा रहा है ना,
ओमेगा देखो क्या आएगा, ओमेगा तो खैर समझ गए, ये हो जाएगा सिंपली वी नॉट बाय 9 डिवाइडेड बाय, ओमेगा क्या कभी अपना डायरेक्शन चेंज किया है? नहीं किया है ना। स्पीड ने चेंज किया है ना। यस सर। मैं जानना चाहता हूं तुमसे कि यहां स्पीड थी -v0/3, यहां है +v0/9, तो कहीं जीरो हुआ होगा ना। हाँ सर। कितने टाइम पे हुआ होगा जीरो? मैं जानना चाहता हूं कि कितने टाइम के बाद, हम जानना चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद इसकी स्पीड जीरो हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टाइम when VCM vanished during some intermediate time। एक ऐसा टाइम आया होगा जब VCM हो गया होगा जीरो, जब VCM हो गया होगा जीरो, क्योंकि इसको माइनस से प्लस होना है तो ये, लेकिन ओमेगा उस समय भी कुछ ना कुछ बची हुई रही होगी। हम जानना चाहते हैं कि जब ये जीरो हो गया तो ओमेगा डैश कितनी थी। हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो टाइम कितना आएगा, या एफ के टी बाई एम कितना आएगा, v0/3। अगर इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो एफ के टी बाई एम कितना आएगा, v0/3 होगा। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, उसमें टाइम निकल गया, एफ के टी बाई एम v0/3, और उस एफ के टी बाई एम को यहां डाल दो, तो उस समय ओमेगा डैश कितना हो जाएगा बताओ, v0/r माइनस एफ के टी बाई एम के बदले क्या डाल देंगे, v0/3। देखो एफ के इंटू टी बाई एम, एफ के इंटू टी बाई एम के बदले क्या डाल देंगे, v0/3, तो कितना हो जाएगा 2v0/3 होगा, 3r कितना हो गया बताओ, v0/3r आ गया। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वैनिश कर जाएगा उस समय ओमेगा कितना रहा होगा, v0/3r रहा होगा। बोलो, रहा होगा ना। यस सर। लेट अस प्लॉट द ग्राफ, लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ VCM एंड ओमेगा। हम VCM और ओमेगा का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहां कैसा आएगा वो देखो। हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहां हमको नेगेटिव का भी काम पड़ेगा, यहां पे हमको नेगेटिव का भी काम पड़ेगा। राइट वर्ड को पॉजिटिव माने, राइट वर्ड को पॉजिटिव माने। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या था, -v0/3 था। हाँ सर। और समय के साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कुछ ऐसा हुआ होगा। ये किसकी है, VCM की है। देखो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास थी -v, हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना है। इनिशियल वेलोसिटी थी -v0/3 जो कि बढ़ रही है, और ये VCM इस तरह से बढ़ रहा होगा। एग्रीड। नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप। एग्रीड। सही है जी। यस सर। ओमेगा इंटू आर, ये तो हो गया VCM, इसकी ग्राफ है। अब मैं दूसरी ग्राफ ले रहा हूं, ओमेगा इंटू आर की ग्राफ। ओमेगा इंटू आर की वैल्यू मैं इसको मान रहा था पॉजिटिव। ओमेगा इंटू आर की वैल्यू पहले कितनी थी, v0, सही थी ना। और ये समय के साथ क्या ये भी घट रही है, समय के साथ ओमेगा इंटू आर भी घट रही है ना। एग्रीड। देखो ओमेगा इंटू आर का वैल्यू क्या आएगा, v0 माइनस 2fk/m इंटू टी। एग्रीड। क्या ये ग्राफ होगा ओमेगा इंटू आर का, बिकॉज ओमेगा इंटू आर इज v0 दैट इज ए कांस्टेंट माइनस 2fk/m इंटू टी। एग्रीड। यस सर। तो देखो कहां जाके दोनों ग्राफ टकरा गया। जैसे वेलोसिटी इक्वल होगा उसके बाद ये फंक्शन वैलिड नहीं रहेगा कि उसके फ्रिक्शन वैनिश हो जाता है यहां पे। तो क्या वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन बदला है,
क्या वेलोसिटी माइनस से प्लस हुआ है? क्या VCM की वैल्यू नेगेटिव से जीरो को क्रॉस करते हुए पॉजिटिव गई है? कहां पे? कहां पे? V0/9 पे ना। जिस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो हुई थी, देखो जिस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो हुई थी उस समय ओमेगा इंटू आर V0/3 था। देखो जिस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो हुई थी, क्योंकि जब ये नेगेटिव से पहुंच जाएगा वह जीरो क्रॉस करेगा, जिस समय वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जीरो हुई थी उस समय क्या वेलोसिटी ऑफ ओमेगा इंटू आर की वैल्यू V0/3 थी। और जिस समय दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई उस समय यहां पर क्या ये टाइम की वैल्यू क्या आई थी? हमारी टाइम की वैल्यू बताओ, 4v0 m/9f के। यहां टाइम निकल गया था ना किस समय वो हुआ था। एग्रीड? अब मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूं, इसके साथ हुआ क्या था, इसके साथ हुआ क्या था, ये आया कैसे था। ठीक, अब मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूं। इसके लाइफ के 5 मिनट पहले जाओगे, इस 5 मिनट पहले इसके लाइफ में क्या हुआ था वो बता रहा हूं। ये रोल करता हुआ आ रहा था, यहां एक दीवार थी, यहां क्या थी? एक दीवार थी। ये V0 से और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू V0/R से, ये प्योर रोलिंग में आ रहा था। ये सरफेस रफ जरूर है, ये सरफेस रफ जरूर है, लेकिन यहां फ्रिक्शन जीरो थी। क्यों जीरो थी भाई? क्योंकि प्योर रोलिंग में है। एग्रीड? है? और ये एक स्मूथ वॉल थी, ये एक दीवार था। ये आया रोल करता हुआ आया, ये बॉल है जो कि रोल करता हुआ, जो ये रोल करता हुआ आया, ऐसे करके ये रोल करता हुआ जा रहा था। और जाते 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 यहां एक दीवार से टकराया। जब ये दीवार से टकराया तो कोलिजन हुआ उसके साथ। उस कोलिजन में रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट 1/3 थी। जब ये उस दीवार से टकराया तो क्या हुआ? जब इस दीवार से टकराया तो क्या हुआ? यहां की E की वैल्यू 1/3 थी। जब ये उस दीवार से टकराया तो इसके ऊपर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? नॉर्मल फोर्स लगा ना। जब ये इस दीवार से टकराया था उस समय इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा था। ऐसे स्मूथ वॉल है इसलिए टेंजेंशियल फोर्स नहीं था, लगेगा ना। जब इस दीवार से टकराएगी इस दीवार, इसको एक लार्ज इंपल्सिव फोर्स लगाएगा ना, NDT। क्या फोर्स लगा? क्या सेंटर मास को टॉर्क लगा? क्या टॉर्क लगा? क्या इस नॉर्मल फोर्स का कोई टॉर्क है सेंटर मास के अबाउट? नहीं है। ओमेगा वही रह जाएगा, वेलोसिटी पलट जाएगी, क्योंकि इसका फोर्स है। इसके ऊपर फोर्स तो लगा बट टॉर्क नहीं लगा, क्योंकि ये जो इंपल्सिव फोर्स था वो सेंटर मास से पास हो रहा था, ये टॉर्क नहीं दे रहा है। तो होगा क्या? इस कोलिजन के जस्ट बाद तुम देखोगे इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो जाएगी E टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो जाएगी E टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी, यानी V0 को E से मल्टीप्लाई कर दो, V0 को E से मल्टीप्लाई कर दो, E टाइम्स ऑफ V0। तो यहां E की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो ये कितनी होगी? V0/3। एग्रीड? सही है? यस सर। ओमेगा वही रह गया जो पहले था। ओमेगा वही रहेगा जो पहले था। तो अब क्या होगा? जो यहां हुआ था, ये कुछ दूर जाएगा, ये कुछ दूर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आके फिर कोलाइड करेगा ना। क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो अभी मैंने सॉल्व किया था, यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, मैंने यही दिया था
ये वेलोसिटी कितनी है v0/3 और ये डिस्क है और ये कितनी थी v0/r। यही चीज है ना। Yes, sir. अब ये कुछ दूर जाएगा, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी वैनिश होगी, इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी वैनिश, बट ओमेगा रहेगा ही। फिर ये वापस आएगा और फिर रोलिंग गेन करके और रोल करता हुआ आएगा, फिर कोलाइड करेगा, रोल करता हुआ आएगा और फिर कोलाइड करेगा इस दीवार से। ये रोल करता हुआ आएगा, देखो ये रोल करता हुआ आएगा, फिर से इस दीवार से कोलाइड करेगा दोबारा। तो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड मिनिमम रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट, ये कोलाइड करे। फिर हम ये पूछ सकते हैं ई का कितना वैल्यू दें, वो 3 बार कोलाइड करे। बट वो सारी केसेस हम शॉर्टकट मेथड में लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। अगर तुम एससी वर्मा का बुक निकालो, E 0 हो जाएगा तो ई की वैल्यू ओमेगा वाला। 0 ना। Yes. हाँ, अगर ई की वैल्यू 0 होती तो क्या होती बताओ। ये खत्म, ये इतना, यही ना। Yes, sir. तो उस केस में ये इस कॉर्नर पे ही घूमते 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 रुक जाता। क्यों? अगर ई की वैल्यू 0 होती तो क्या होता बताओ। अगर ई की वैल्यू 0 होती तो क्या होती, मैं बता रहा हूं देखो। अगर ई की वैल्यू 0 होती तो क्या होती। अगर ई की वैल्यू 0 होती तो कोलिजन के ठीक बाद इसकी वेलोसिटी रहती सेंटर ऑफ मास की 0 Yes. और ओमेगा रहता वही जो है। अब ये यहां घूम रहा है, फ्रिक्शन यहां क्या क्या करेगा, किधर करेगा, आगे की तरफ करेगा। Yes. क्या ये जा पाएगा, नहीं, नॉर्मल ऐड करेगा यहां, यही ना। तो ये चाहेगा सामने जाना ना, बट सामने तो दीवार है, दीवार इसको रोक लेगा। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका टॉर्क धीरे धीरे इसके सारे ओमेगा को खत्म कर देगा, करेगा ना। Yes. दिस फ्रिक्शन अगर तुम सिर्फ इसको रोटेट करके यहां छोड़ दो, स्पिन करके छोड़ दो, तो ये चाहता कि दीवार ना होता तो ये फ्रिक्शन इसको आगे एक्सेलरेट करता, बट यहां तो दीवार है, तो नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन को बैलेंस कर देगा दीवार का नॉर्मल, दोनों कट जाएगा, तो नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन नॉर्मल का टॉर्क नहीं है, इस नॉर्मल का भी टॉर्क नहीं है और इस ग्रेविटी का भी टॉर्क नहीं, बट इसका टॉर्क तो है ना। इसका टॉर्क इसके ओमेगा को घटाते 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 धीरे धीरे वहीं उसी पॉइंट पे रुके हुए घिसते घिसते वहीं रुक जाएगा, फाइनली इसका ओमेगा भी वैनिश कर जाएगा। एग्रीड। एससी वर्मा की बुक निकालो, पेज नंबर 200, पेज नंबर 200। आगे आगे Yes, sir. क्वेश्चन 86 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन 85 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 84 मैं बता चुका हूं। मैं एक एक करके बता देता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या है, बस तुमको लेके बनाना है, होमवर्क है तुम्हारे लिए, यू हैव टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, 86 ये रहा। एक सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा है, एक सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ आ रहा था, V0 और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू V0/r, ये रोलिंग में था, आता है और यहां पर एक स्मूथ वॉल के साथ कोलाइड करता है। ई की वैल्यू 1 दी हुई, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। कोलिजन क्या है, इलास्टिक, यानी इसके कोलिजन के ठीक बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V0 इधर, ओमेगा नॉट इधर ही रहेगी, V0/r, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, कुछ देर बाद ये रोलिंग में आ जाएगा, कुछ देर बाद ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V/r, ये हो जाएगा। ये अभी रोलिंग में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन भी लेफ्टवर्ड और ओमेगा इंटू आर भी लेफ्टवर्ड, ये रोलिंग में आ जाएगा, तो उसमें इसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। एग्रीड।
85 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर ही है। इसको क्या दिया हुआ है, इधर दिया है v, इधर दिया है ओमेगा बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, इधर दिया है v, इधर दिया है ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। पूछा है जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो इसकी स्पीड निकालो, जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो इसकी स्पीड निकालो। और इस पूरे प्रोसेस में एक जगह इसका ओमेगा 0 हुआ होगा, इस पूरे प्रोसेस में इसका ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हुआ है। जब ये 0 हुआ है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो निकालो। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. 84 मैं करा चुका हूं।